हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएससी सेमेस्टर 1 का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का सॉल्व देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 दे रखा है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 दे रखा है। हमें ए बी का ऑर्डर चाहिए। तो अगर ए का ऑर्डर 3x2 दे रखा है और बी का ऑर्डर 2x2 दे रखा है, तो सबसे पहली बात मल्टीप्लीकेशन कंडीशन ये होती है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब क्या, फर्स्ट रो के नंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ए बी का जो ऑर्डर बचेगा वो 3x2 बचेगा। क्या बचेगा? 3x। ये वाला जो 2 होगा, ये वाला 2 जो है गायब हो जाता है, सिर्फ ये और ये बचता है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3x2। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज शेयर ऑफ एस जी एस टी फ्रॉम द टोटल जी एस टी इंट्रा स्टेट सेल। जब इंट्रा स्टेट सेल होती है फ्रेंड्स, तो अपने पास क्या होता है कि इंट्रा स्टेट सेल में 50% डिवाइड हो जाता है। 50% एस जी एस टी का हो जाता है, 50% सी जी एस टी का हो जाता है, तो यानी 50% शेयर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक ट्रेपेजियम दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी जो है पैरेलल किसके है? डी सी की है। तो हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ए ओ बी है, ये वाला, दिस वन, ये वाला ट्रायंगल जो है वो किसके सिमिलर है? किसके सिमिलर है ये बताना। तो यानी अगर ये वाला एंगल देखे तो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल देखे तो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल देखें तो वो ये वाले एंगल का इक्वल होगा। यानी अगर हम बना के देखें यहाँ पे, यानी ओ वाला पॉइंट ओ वाले पॉइंट के सिमिलर इधर हो गया। ठीक है, फिर ए वाला पॉइंट जो है वो सी वाले पॉइंट के सिमिलर है और बी वाला पॉइंट जो है वो डी वाले पॉइंट के सिमिलर है। तो यानी ए ओ डी के सिमिलर, सॉरी सी ओ डी के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ए वाला क्या है? सी के है, तो एंगल, ये ट्रायंगल ए ओ बी ऐसे लिखा है, तो ट्रायंगल ए के प्लेस पे सी, बी के प्लेस पे ओ, के प्लेस पे ओ और डी के बी के प्लेस। अब जो ट्रायंगल है ए के प्लेस, ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सी से हो रहा है, और ओ का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है। बी कंपैरिजन किससे हो रहा है? डी से हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है? द मीन प्रपोर्शन ऑफ द 9 and 16। तो देखिए ए बी सी अगर 3 नंबर प्रपोर्शन में बोल रहा है और मीन प्रपोर्शन में, तो ए बाई बी, बी बाई सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, तो बी इक्वल्स टू रूट ए सी बन जाता है। तो यानी 9 और 16 का स्क्वायर रूट करके बी निकालना है, तो यानी 3 और 4 दैट विल बी 12 बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ मैन डिपॉजिट 500 फॉर द 6 मंथ। 500 रुपीज़ फॉर द 6 मंथ, यानी कितना हो जाएगा आपके पास? 3,000 वो अपना जमा कर लेगा हर महीने, 6 महीने में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके पास इंटरेस्ट कितना, उसको इतना मेच्योरिटी वैल्यू पे मिल रहा है, तो यानी 300 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये तो बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू दे रखी है, इसमें बोल रहा है कि जो x है वो -3 से बड़ा है और 2 से छोटा, 2 के इक्वल नहीं। देखिए 2 पे उन्होंने सिर्फ बबल बना रखा और यहाँ पे देखिए डार्क कर रखा है इसे। ठीक है, यानी -3 के इक्वल है बट 2 के इक्वल नहीं है, यानी कौन सा हो जाएगा? और रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों? क्योंकि हर नंबर इसके बीच का लिया जा रहा है, हर नंबर इसके बीच का लिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास आकर? दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी इतने दे रखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म चाहिए, तो यानी इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना? 8 है। अगला 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के? 25। फिर उसके बाद अगला 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे आकर के? दैट विल बी 33। तो यानी क्या हो जाएगा? 25 and 33 इज द सोल्यूशन। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल ओ आर पी के। तो ट्रायंगल ए बी सी देख लेते हैं, ये रहा, और ट्रायंगल ए के प्लेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, यहाँ बी की जगह पे आर हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी के। ठीक, तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड होगी? तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा क्यू आर, ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी क्यू पी और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आर पी। देख लेते हैं। तो ए बी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? क्यू आर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ए सी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू पी है, और ये देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन, ऐसे लिख दिया इन लोगों ने। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी बदल गई, x लेस देन 7 हो गया, और होल नंबर चाहिए इनको। तो होल नंबर 7 से छोटे कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इतने हैं और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 1.390 दे रखा, तो 1.39 ही होगा, 1.39 ही होगा, और 0.359 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो 0.56 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। अब ये कई बार होगा अगर ये 58 लिखा होता ना तो 0.35 ही लिखा जाता। क्यों?
क्योंकि इसके बाद का जो नंबर है वो इवन नंबर है। अगर ये ऑड होता तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ गया, ठीक है, और अगर इवन रहेगा यहाँ पे जैसे 8 है तो यहाँ पे 5 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 0.255 पे ही ऐसे कंडीशन है 2, 5 और 4, ये लिखा है 5 से बड़ा कर देते हैं, ये 5 ही लिखा हुआ है तो ऑड नंबर है, इसको बढ़ा के लिख देंगे। लेकिन अगर 2 यहाँ पे 5 लिखा हुआ और यहाँ पे 6 लिख दिया तो इसको 2, 5 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर इसके बाद आ गया, ठीक। ये 5 पे ही ऐसी प्रॉब्लम है, आप 2.67 लिख लो, इसको कोई समस्या नहीं है, ये 27 लिख दिया जाएगा अप्रॉक्सीमेट में, ठीक है। समस्या इसको 5 पे ही है। अगला देखते हैं, ये प्रपोर्शन में बोलना है, यानी 1.5/3 और x/8 आपस में बराबर है, तो नहीं ये क्या बचेगा 1 ये अपॉन में 2 बचेगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से, 1 ये 3 दे रखा है, ये x/8, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, 2 को इससे कैंसिल कर देंगे 4, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। अब बोल रहा है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट है, उसको इस तरह से लिख दिया, ठीक। और किससे डिवाइड कर रहे हैं? x+3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? -3 पुट कर सकते हैं। पुट कर दिया हमने -3, तो 2 -3 का स्क्वायर 7 -3 -1 हो जाएगा, तो ये 9 to the 18 + 21 -1, ठीक है। तो यानी क्या बचेगा हमारे पास, आकर देख लेते हैं, तो 38 इज द रिमाइंडर। कितना बचेगा? 38 इज द रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 73 इज द nth टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का 73 nth टर्म है, तो nth टर्म होने का फॉर्मूला क्या होता है? Tn = a + n - 1d होता है। इसको 73 लिखा, a यहाँ पे हो गया n - 1d। अब a के प्लेस पे क्या फर्स्ट टर्म 3 है, n - 1d, d क्या है? कॉमन डिफरेंस होगा इसके बीच, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ पे 70 बचेगा, यहाँ n - 1 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ से उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? तो 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 और 14, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 15 टर्म हमारे पास यहाँ पे होंगे। अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, तो रूट के नेचर ऑफ रूट के लिए b² - 4ac लगाना पड़ता है। ग्रेटर देन 0 पे रियल, b² - 4ac इक्वल टू 0 पे तो इक्वल, b² - 4ac लेस देन 0 पे तो इमेजिनरी। तो b² - 4ac कर ले तो b² 4 a1 1, तो यानी कितना बचेगा? यहाँ पे आकर के 0 आ जाएंगे, तो रूट्स आर इक्वल, है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। इसका डायग्राम अगर बनाने को कहेगा तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को, 2 कॉपी होंगी इसकी, ठीक है, टच कर जाएगा और एक्स एक्सिस को 2 कॉपी बनेंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल सही है ये वाला। द नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। नल मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ए को ए से माइनस करो तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, तो यही नल मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ए का ऑर्डर हमें पता नहीं, कोई भी ऑर्डर की हो, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत मिल गया तो खत्म बात। आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, यहाँ भी सही है। द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज लीडिंग डायगोनल आर 0 इस डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स लिखी है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट सारे हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, ये सही है। बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी की बात करें नॉट ट्रू, ठीक है, ट्रू तो हम ढूंढ लेते हैं, नॉट ट्रू में बड़ी समस्या होती है। कई बार क्या होता है हम पूरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते और कर देते क्वेश्चन। फिर क्या बोला? x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, k की वैल्यू चाहिए। अगर फैक्टर है तो x - 2 को 0 रखे तो x की वैल्यू 2 आएगी। 2x = 2 यहाँ पे प्लेस करने पे k की वैल्यू आ जाएगी। तो f ऑफ x = कितना बचेगा? x³ + 2x² - 13x + k। तो 2 रख देते तो 2 की पावर 3 + 2 2 का स्क्वायर - 13 × 2 + k बचेगा, तो 8 बचेगा। यहाँ पे भी कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पे 26 + k, ये 0 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर? 0, क्योंकि 2 पे 2 फैक्टर है इसका। अब यहाँ पे 16 - 26 + k = 0, तो k की वैल्यू कितनी बचेगी? 10 बचेगी। k की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। आगे अब देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए।
क्या बोल रहा है कि अ मैन डिपॉजिट एट 1200 1 ईयर 5% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। इस तरह इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 इंटू 12 p इंटू आर, ठीक, r बाई 100 अगर लिख लें तो 12 मंथ तक बोल रहा है, 12 + 1 अपॉन 2 इंटू 12। प्रिंसिपल कितना है 1200 का, प्रिंसिपल रेट कितना है 5/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 13/2 इंटू, और ये इससे कैंसिल आउट होगा 12 इंटू 5, तो मैं बोलूँ तो ये 30 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 390, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा। अब बोल रहा है x² - 4 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर हैं। तो अगर हम देख लेते हैं कि x - 2 कर लेते हैं, x + 2, यानी अगर हम इसको देखें ऐसे, यानी x - 2 x + 2 इसके फैक्टर हैं। तो जिसमें देखें x - 2 x + 2 नहीं आ रहा है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब बचा क्या हमारे पास, ये या फिर ये, दो में से एक चेक करना है, तो ये चेक करना है तो ये चेक करना है। अगर हम x के प्लेस पे यहाँ पे 1 रख देते हैं, इस इक्वेशन में 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 1 - 4 - 4। तो ये तो फैक्टर नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये 0 नहीं हो पा रहा है। -1 रख देते हैं तो -1 + 1 + 4 बिंदास फैक्टर बनना है, तो यानी इससे हमें -1 मिलेगा इस वाले फैक्टर से, ठीक है। तो ये फैक्टर हो जाएगा हमारा, कोई हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देना है, जीएसटी का रेट दे रखा गया है हमें हमारे पास यहाँ पे, और बोल रहा है कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा बिल पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जीएसटी निकाल लेते हैं। तो 3 का 12% करेंगे तो आई थिंक 36 आएगा, ठीक है। फिर 1200 का 5% करेंगे तो आई थिंक कितना आएगा 60 आ जाएगा, टोटल मिला के 96। और इधर अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 1500 + 96 मिला के 1596, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो कुछ नहीं, बहुत चूरन इनइक्वालिटी लिख रखी है इन लोगों ने, कुछ नहीं, यहाँ पे -4 और ये = नहीं है, ठीक है। तो हम हर जगह पे 7 ऐड कर दो, पूरी इक्वेशन में 7 ऐड कर दो, -8 + 7, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 + 7 हो गया तुम्हारे पास। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -1। तो -1 से 3 के बीच में, और इंटीजर्स बोल रहा है तो -1 से 3 के बीच के इंटीजर्स कौन से होंगे, ये होंगे हमारे पास, सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर की बात ही नहीं करनी, ये वाला कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करनी है इस पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या हो जाएगी 5a + 7d अपॉन 5a - 7d 4c + 3d अपॉन 4c - 3d। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब हमें a² निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। a² 20 - 17। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा +0। फिर इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 + 0 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे कितना बचेगा -7 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 + 49 बचेगा, यानी यहाँ पे 4 0 -9 और 49, ठीक, दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन, बोला द डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी 240 किलोमीटर बाई दैट एंड ये कार से बाई रोड कितनी 250 है। तो एक काम करते हैं, रोड वाला बात पहले मैप बना लेते हैं, ये 240 का, ठीक, और ट्रेन वाला अलग बना लेते हैं, ये 300 का, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा क्या बोल रहा है, कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए विद द एक्स स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे 240/x, ये टाइम t1 मान लो, और यहाँ पे हमारे पास वेयर द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर मोर देन द, यानी ये x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ये टाइम t2 हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइम टेकन बाय द कार स्टेशन बी, तो यार ये तो टाइम दे ही रखा है ना, दैट विल 245/x। टाइम टेकन बाय द ट्रेन 300 बाई इतना हो जाएगा। इफ़ द टाइम टेकन 1 आवर लेस देन, क्या बोला, इफ़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज़ 1 आवर लेस देन द टेकन बाय द कार, तो ये ट्रेन से क्या कह रहा है, कम टाइम लग रहा है। तो कम वाली वैल्यू जो होती है ना, वो माइनस में ऑलवेज कहाँ लिखी जाती, पीछे लिखी जाती है ना। ये कम वाली वैल्यू बाद पीछे लिखी जाती है, और ज़्यादा वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 240x + 20 - 300x अपॉन में
यहाँ पे x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे आकर के, दैट विल बी, यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों से, हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 240x प्लस 4800 और यहाँ पे माइनस 300x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और ये माइनस 60 हो जाएगा, तो उस तरफ भेजेंगे तो कितना बचेगा, प्लस 80x, है ना, क्योंकि 60 को उस तरफ भेज देंगे प्लस 80 और माइनस 4800 इज टू 0, माइनस 4800 इज टू 0। अब देखिए स्पीड ऑफ कार चाहिए इन लोगों को, स्पीड ऑफ कार देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप इस इक्वेशन का फैक्टर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें 1 का डिफरेंस चाहिए, 1 आवर का डिफरेंस चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 आवर का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग आकर के। मान लीजिए यहाँ पे हमने 60 रख दिया, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 80 आ जाएगा जो कि इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो कि 80 आ जाएगा जो इसको डिवाइड नहीं कर, 40 यहाँ पे सबसे सुटेबल नंबर लग रहा है जो इसको डिवाइड कर पाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा 300 दे रखा है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 6 टाइम और ये 5 टाइम हो जाएगा, बहुत आसानी से डिवाइड हो गया। ये आप देखिए कैलकुलेशन करने में क्या जा रहा है, कैलकुलेशन मत करिए। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करा लीजिए, हो जाएगा। जो यहाँ से सोल्यूशन आएंगे वही यहाँ पे आएंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक ही पॉजिटिव आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इधर 24 नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा, बहुत आसान है। ट्रायंगल ARQ किसके सिमिलर, देखो इन्होंने पहले बात AB पैरेलल दे रखी है QR के और PQ पैरेलल दे रखा है BC के, बहुत अच्छी बात है। तो ARP, वेयर इज A रहा, R ये रहा और Q ये रहा, सॉरी ARQ किसके सिमिलर होगा, तो ARQ जो है ये वाला ट्रायंगल, दिस वन, इसमें कॉमन एंगल ये मिल गया, तो ये ट्रायंगल ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो A वाला ट्रायंगल ARQ, A वाला जो एंगल होगा ना वो अपना O के सिमिलर हो जाएगा। ठीक, R वाला R के साथ कॉमन है, Q वाला जो है C के साथ सिमिलर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर, कौन सा PQR, वेयर इज PA Q ये रहा, R ये रहा। ठीक है, ट्रायंगल BCR के सिमिलर है। अच्छा, PQR इधर मैं बना लेता हूँ, PQR, और ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल BCR के। अच्छा, R जो है दोनों में कॉमन है, R जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ना पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल P जो होगा वो B के ही सिमिलर आ जाएगा और एंगल Q जो होगा ना हमारे पास वो एंगल Q C के सिमिलर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास साइड्स का कोई भी लफड़ा ही नहीं आ रहा, सारे एंगल की बात हो रही है, क्योंकि एंगल ये भी इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। ठीक, और ये एंगल इक्वल है। ठीक, तो एंगल्स की सारी बात हो रही, तो एंगल हो जाएगा हमारे पास। ठीक, फिर उसके बाद QC कितना दे रखा है, अब देखिए QC कितना दे रखा है अपने को, QC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर और क्या दे रखा है अपने को, CR दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर PR दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर अपने को क्या बोल रहा है, इनको चाहिए कितना, RP चाहिए। अच्छा, RP चाहिए, मतलब इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सीधे QR की बात करूँ, QR ये C इसको मिला करके 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और CR की बात करूँ तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ किसी PR मेरे को क्वेश्चन मार्क है, BR मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, तो बस करस्पॉन्डिंग साइड मिल गई हमें, यानी QR अपॉन CR इज इक्वल्स टू PR अपॉन BR। जो बड़ा ट्रायंगल है ना उसकी साइड सारी मैंने ऊपर रखी है, तो इसमें देखते QR 10 है, ठीक, और ये 4 है, और PR अपने को चाहिए ये 3 है। ठीक, तो यानी 30/4 इज इक्वल्स टू PR बचेगा। तो यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा अपने पास, देखिए यहाँ बचेगा 27.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब PQ और BC का रेशियो चाहिए इसको, वेयर इज PQ ये वाली साइड है, बड़ी वाली साइड। ठीक, PQ और BC का रेशियो चाहिए। ठीक, तो इसी ट्रायंगल में यहाँ पे PQ ऊपर लिखूंगा, BC मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। ठीक है,
अब देखिए ये तो पी क्यू अपॉन बी सी जो था वो 10/4 चल रहा था ना, दैट विल बी 5/2, तो 5:2 अपना रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगला देखते हैं। अगला एपी के ऊपर पूरी तरह से डिफाइंड है। द nth टर्म ऑफ एपी जितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म चाहिए एन की जगह पे 1 पुट कर दो, फर्स्ट 3 टर्म चाहिए एन की जगह पे 1 पुट कर दो तो 4 आ जाएगा, 2 पुट कर दोगे तो 7 आ जाएगा, 3 पुट कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ये हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता है, इसके बीच का डिफरेंस ढूंढ लीजिए। इसके बीच का डिफरेंस देखिए, यही तो एपी फर्स्ट 3 टर्म की बनी है, उसी के बीच का डिफरेंस ढूंढ लेंगे। उसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म ऑफ द एपी, कौन सा इसमें से एपी का टर्म नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, 3n+1 को 25 के बराबर रख लेते हैं, तो देखिए ये तो दे देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3n+1 बोल रहा है। ठीक है, 3n+1 बोल रहा है। बहुत अच्छे समझिएगा कि अगर हम किसी नंबर में से 1 माइनस कर दें और वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो एपी का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 31 में से अगर 1 माइनस कर दें तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 28 में से 1 माइनस कर दे तब भी वो 27 बचेगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 25 में से 1 माइनस कर 24 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल। 26 डिविजिबल नहीं होगा, ये एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोला, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी। देखिए एसएन क्या होता था, SN -1 = TN होता था। ठीक है, SN -1 क्या होता था, TN होता था। ये भी तरीका है अपने पास, या फिर फर्स्ट एंड 10 टर्म के लिए बात बोल रहा है हमसे आकर के, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, 10th टर्म निकाल लेते हैं, T10 निकाल लेते हैं। T10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 10+1 यानी 31, और T1 निकाल लेते हैं। T1 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 4 है। तो A + L n/2, इसमें S10 अप्लाई कर देते हैं, तो 10/2, A कितना है अपने पास 4 है और L कितना है 31 है, तो दैट विल बी 5 × 35, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 175। ठीक है, एन टर्म का सम क्या होता है, SN = A + L n/2 भी होता है ना, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको हर चैप्टर का मिनिमम 50 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन के 3 सेट्स में हर चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी वो कंप्लीट कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।